हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सरफेसी एक्ट की। सरफेसी एक्ट 2002। ठीक है। तो यह जो एक्ट होता है वो सिक्योर लोन में लागू होता है। और अनसिक्योर लोन में कब लागू होता है? अगर किसी के पास 20 लाख से ऊपर का लोन है, उस पे लागू होगा। तो 20 लाख से ऊपर का मतलब है कि आपके पास अगर 10 बैंकों का मिला के 20 लाख से ऊपर है, तब ये लागू नहीं होगा। ये तभी लागू होता है जब सिर्फ एक बैंक का 20 लाख से ऊपर का लोन हो आपके पास। ठीक है। तो इस एक्ट में क्या होता है कि जिन लोगों ने होम लोन लिया है या प्रॉपर्टी मॉर्गेज जो बोलते हैं, आपने प्रॉपर्टी रखी हुई है बैंक के अंदर और आपने उस पर लोन लिया है, तो अगर 1 लाख से ऊपर का बैंक का बकाया निकल रहा है और आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो जैसे ही 3 महीने हो जाते हैं अकाउंट एनपीए हो जाता है। तो एनपीए होने के बाद में सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 का नोटिस बैंक उस बंदे को देती है। तो इसमें क्या होता है, आपको आपकी बकाया राशि का सारा विवरण दिया जाता है कि इतना आपको पेमेंट करना है बैंक को और 60 दिन का हम आपको समय दे रहे हैं, नहीं तो इसके बाद आपकी प्रॉपर्टी बैंक के कब्जे में ले ली जाएगी। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, 60 दिन का जो समय है, अब उसमें क्लाइंट क्या कर सकता है, उसमें ये पहले तो ये देखेगा कि इसमें जो नोटिस आया है इसमें ऐसा तो नहीं है इन्होंने जो बैंक का बकाया निकाला हुआ है इसमें कहीं इंटरेस्ट तो ज़्यादा कैलकुलेट नहीं कर दिया। और कुछ भी इस तरीके से आपको अगर कोई गड़बड़ लग रही है तो इसके लिए आप डीआरटी जाएंगे और बैंक को भी आप इस चीज़ का मेल डालेंगे, मतलब तो वो आप एक लॉयर से बनवा सकते हैं। तो कोई भी अगर मिस्टेक आपको उसमें लग रही है तो वो आप उनको, बैंक को भी आप ये मेल डालेंगे, तो उसमें क्या होगा, ये प्रोसेस थोड़ा और डिले हो जाएगा। ठीक है। अगर आपने वो 60 दिन का जो टाइम पीरियड बैंक ने दिया है उसमें आप जवाब नहीं दे पाए और आपने फंड अरेंज करके आपका निपटारा नहीं किया, तब बैंक से आपको फिर से नोटिस आएगा सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 का। अब ये नोटिस जब आएगा आपके पास तो इसमें आपको 1 महीने का टाइम और दिया जाएगा, यानी 30 दिन का। लेकिन आपकी प्रॉपर्टी जो रहेगी ना, बैंक कागजी कार्रवाई में अपने अंडर में ले लेगा। मतलब आप किसी मकान में रहेंगे तो सही, जो आपने बैंक में गिरवी रखा हुआ है उसमें आप रहेंगे तो सही, लेकिन वो बैंक का ही कहलाएगा क्योंकि कागजों में बैंक उसका मालिक बन जाता है। ठीक है ना। और इसके बाद उस 1 महीने के अंदर भी आप डीआरटी जा सकते हो। डीआरटी में जाएंगे आप, डीआरटी जाने के बाद वहाँ पे आप रिक्वेस्ट करेंगे तो डीआरटी आपकी परिस्थिति समझते हुए आपको थोड़ा और टाइम दिलवा सकता है। अगर आपके पास कोई वैलिड रीज़न है, अगर बैंक ने आपके साथ कुछ गलत किया है, तब आप डीआरटी जाएंगे तो बकाया उस पर विचार विमर्श होगा, दोनों पक्षों को बिठाया जाएगा। और अगर ऐसी कोई भी त्रुटि बैंक ने नहीं की है, बैंक ने बाकायदा आपको पहले 60 दिन का नोटिस दिया है, इसके बाद फिर 30 दिन वाला नोटिस आया, तो अगर आपने फिर भी उसको मतलब कुछ नहीं किया उस टाइम, ना ही तो आपने फंड अरेंज किया, ना ही आपने बैंक से कोई बातचीत की इस संबंध में कि आगे मतलब समय चाहिए या कुछ भी इस तरीके से, अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो फिर क्या होगा, डीआरटी में भी टाइम तो आपको मिल सकता है, लेकिन सरफेसी एक्ट से आप बच नहीं सकते जब तक आप सेटलमेंट या फुल पेमेंट उनका नहीं करेंगे। अगर अब ये आपके पास में सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 के नोटिस आने के बाद 1 महीने का टाइम पीरियड रहेगा, उसमें आप कुछ नहीं करते हैं, तो इसमें क्या होगा कि बैंक, पहली बात तो ये जो नोटिस आएगा सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 का, जब आपके पास नोटिस आएगा तो बैंक आपके घर पे एक नोट भी लगा सकती है, एक बोर्ड लगा सकता है कि यह घर अब इस बैंक के अंडर में आ गया है, अब ये सेल नहीं होगा, मतलब बैंक ने इस पे कब्जा ले लिया है। ठीक है।
क्योंकि पेपर में कब्जा हो जाएगा, दस्तावेजों में वो बैंक के अंडर में ही कहलाएगा, तो बैंक उस पर नोटिस लगवा सकता है ऐसा। तो जिससे क्या होगा, आपके आसपास वालों की नज़र में भी आपकी थोड़ी इमेज है ना वो ख़राब होना चालू हो जाएगी, अपने रिलेटिव को भी पता लग ही जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है जो 60 दिन का टाइम पीरियड मिलता है, उसको आपको कैसे भी करके जो है बैंक से बातचीत करके उसे सेटलमेंट की ओर ले जाना है। डीआरटी में जाओ या कुछ भी करो, उसमें आपने लापरवाही दे दी तो सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 का जो नोटिस रहेगा वो और ज़्यादा दिक्कत देगा। हालांकि यहाँ भी आप डीआरटी जा सकते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। और इसके बाद फिर एक जो नोटिस आएगा बैंक का, सेक्शन 14 सरफेसी एक्ट सेक्शन 14, ये नोटिस आपके पास आ गया तो बैंक क्या करेगा कि आपकी प्रॉपर्टी को अब बैंक को कब्जे में लेना है, तो अब बैंक जाएगा अपने जो मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनके पास जाएगा बैंक, या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास वो जाएंगे। वहाँ पे एक हलफनामा जमा करेंगे और वो बताएंगे कि साहब हमने सामने वाले बंदे को बाकायदा नोटिस दिए हैं, ठीक है, हमारी कानूनी कार्रवाई हमने लीगली की है और अब हमें इस प्रॉपर्टी पर आप कब्जा दिलवाने का कष्ट करें। तो उस 1 महीने के अंदर जो मजिस्ट्रेट रहेगा वो उसको उस प्रॉपर्टी पर कब्जा दिलवाने के लिए उनकी हेल्प करेगा। तो फिर क्या है कि फिर आगे की गुंजाइशें सब ख़त्म होने लगती हैं। फिर बैंक आएगा, पुलिस आएगी साथ में और उस प्रॉपर्टी पे कब्जा ले लेंगे वो। तो आपको जो भी करना है टाइम रहते करना है। अब एक चीज़ और है इसमें, कभी कभी क्या होता है किसी की मान लीजिए जैसे कि मुद्रा लोन चल रहा है, जो गवर्नमेंट के लोन चल रहे हैं, तो वो बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ऑफ़र करती है बैंक, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट पहले ही डिसाइड कर देती है कि इस पे ये लगेगा वो लगेगा, ठीक, तो बैंक ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती। अब वो क्या करते हैं, आपसे उसी टाइम पे पेपर ले लेते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी के, आपकी प्रॉपर्टी के पेपर ले लेंगे। अब आपको तो पता है कि अनसिक्योर लोन है, बैंक ने आपको दिया भी अनसिक्योर ही है, लेकिन उनके पास आपके पेपर हैं। अगर आपने उनका पेमेंट नहीं किया तो बैंक वाले क्या बदमाशी कर देते हैं कि वो पेपर तो हैं उनके पास, उसको सिक्योर कर देते हैं। मतलब कि आपने लिया तो अनसिक्योर था, गवर्नमेंट स्कीम में लिया था, लेकिन पेमेंट नहीं किया तो वो अनसिक्योर को उन्होंने सिक्योर कर दिया, क्योंकि उनके पास पेपर पहले से ही थे। अब आप तो सोच रहे हैं मेरे तो लोन में कोई दिक्कत है नहीं, अनसिक्योर है, उस कंडीशन में भी आपकी उस प्रॉपर्टी को बैंक अपने कब्जे में ले लेगा सरफेसी एक्ट 14 के तहत। बाकायदा यही प्रोसेस होगी जो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसे कोई भी आप लोन ले रहे हो और अगर अनसिक्योर बोल के बैंक दे रहा है और आपसे प्रॉपर्टी के पेपर ले रहा है ना, तो आप सतर्क रहें, अगर आप नहीं चुकाएंगे तब भी दिक्कत हो जाएगी। और अगर किसी का मतलब जैसे कि मान लीजिए होम लोन चल रहा है किसी बैंक में, अब उसी बैंक का पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड लोन उसने डिफ़ॉल्ट करना चालू कर दिया, तब भी वो आपकी जो कस्टमर आईडी होती है ना, CIF नंबर, वो क्या होता है कस्टमर का एक बैंक में एक ही रहता है, तो आपके वो अकाउंट है ना मर्ज करके आप पे मतलब सरफेसी एक्ट लागू कर देंगे, आपकी जो प्रॉपर्टी लगी है उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। उसको सेल करवा सकते हैं, उनके कब्जे में लेंगे या लीज पे दे दें या उनको सेल कर दें, उनका पैसा वो निकाल लेंगे। तो आपको कभी ये गलती नहीं करना है कि किसी बैंक में अपना होम लोन चल रहा है, उस बैंक के क्रेडिट कार्ड का लोन या पर्सनल लोन आपको ओवरड्यू नहीं करना है। अगर उसमें आप डिफ़ॉल्टर होते हो तो आपकी प्रॉपर्टी दाव पे लगी है ये समझ के चलना, और प्रॉपर्टी पे आगे बैंक कब्जा ले ही लेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और कोई आपको अगर डाउट लगे तो आप मेरे से मैसेज कर सकते हैं, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दूंगा। और बस ये है कि सिक्योर लोन में बहुत ज़्यादा रिस्क होती है
कोई लॉयर आपकी हेल्प नहीं कर सकता। बस नोटिस वगैरह, जैसे कहीं आपको कहीं वो DRT वगैरह जाना है तो उसका प्रोसीजर थोड़ा बहुत आपको वो बता सकते हैं। और सरफेसी एक्ट में कोई भी कोर्ट मदद आपकी नहीं कर सकता, कोई भी कोर्ट उनकी प्रोसेस पे स्टे नहीं लगवा सकता। इसीलिए बहुत सारे लोग सड़क पे आ जाते हैं, मकान खाली करना पड़ता है। अगर वहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता कि कोर्ट उसमें हस्तक्षेप कर सकता है तो ये प्रोसेस होती नहीं। तो सरफेसी एक्ट इसलिए बना है, बैंकों का ये अधिकार है कि बैंक उनका पैसा उस सामने वाले से निकाल सकता है इस एक्ट के तहत। अगर आपने सिक्योर लोन लिया है तो अनसिक्योर लोन में 20 लाख प्लस का लोन है तो उस पर ये एक्ट लागू हो जाएगा। 20 से कम वाले को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 20 से कम वाले को रहेगी दिक्कत। आर्बिट्रेशन अवार्ड पास करवाते हैं बैंक वाले फटाफट। वो इसलिए करवाते हैं कि आर्बिट्रेशन अवार्ड पास करवाने में उनको ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन इसमें आपके पास ही विकल्प रहते हैं। आप अच्छे लॉयर की हेल्प लेके और कोर्ट में आप जा सकते हैं। तो आर्बिट्रेशन अवार्ड है ना, वो वहाँ पे अच्छा लॉयर अगर है, माइंडेड है, तो वो उस एक्ट के मतलब अवार्ड के खिलाफ ऑब्जेक्शन वहाँ पे डाल देगा। इससे क्या होगा कि वो हो सकता है एक्ट मतलब आर्बिट्रेशन अवार्ड आपका वहीं कैंसिल करवा दे। ठीक है, क्योंकि बैंक क्या करती है, जल्दबाजी में सारे काम करती है, तो लीगली प्रोसेस बैंक नहीं कर पाती है। और इसके बाद में बाकी ECS का केस है, चेक बाउंस का केस है, ये बैंक डालने में 100 बार सोचता है, क्योंकि इन केसों को 8-8 साल हो जाते हैं पड़े पड़े वहाँ पर। क्योंकि देश में क्राइम की जो केस पड़े हैं उनका कोई रिजल्ट नहीं आता है, तो ये लोन वगैरह के मैटर के लिए कोर्ट के पास इतना समय नहीं होता है। तो ECS का और चेक बाउंस का केस बैंक बहुत ही मजबूर होकर डालता है जब उसको कहीं से कहीं तक पैसा मिलने की उम्मीद नहीं रहती, तब डालता है बैंक ये केस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आर्बिट्रेशन अवार्ड पास होता है तो उसके लिए आप अच्छे लॉयर की हेल्प लें और आप बच सकते हैं। और अगर पहले ही ऑब्जेक्शन डाल देते हैं, जैसे पहले ही आपके पास मेल आता है और आपने ऑब्जेक्शन डाल दिया, तो फिर आप ये समझ लो कि आपको परेशानी आगे ज़्यादा नहीं आएगी और उस अवार्ड को आप खारिज करवा सकते हैं। कोर्ट में जाके आप चुनौती दे सकते हैं। ठीक है, और सेटलमेंट अच्छे दाम पे हो जाएगा। बस सिक्योर लोन में कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता है DRT के अलावा। DRT में ही सेटलमेंट हो सकता है, क्योंकि DRT इन्हीं कामों के लिए बनी हुई है। और दोस्तों, और कुछ पूछना हो, अगर आपको लगता हो कि वीडियो से कुछ आपको नॉलेज मिल रहा है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लग रहा हो कि फालतू की बकवास हो रही है, तो आपकी इच्छा के अनुसार आपको सब्सक्राइब नहीं करना हो तो मत करना, करना हो तो कर लेना। हो सकता है कुछ आपके काम की चीज़ आगे मिल जाए।